राष्ट्र शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज फिर से मैं क्लास 12 के अंतर्गत जो हमने पिछली कक्षाएं में आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट और मेथोडोलॉजी के बारे में हमने स्टडी किया था, सेम टू सेम, चूँकि वो हमारा पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट और मेथोडोलॉजी में कुछ अलग टाइप के टर्म्स को डिफ़ाइन करेंगे। जहाँ तक आपको पता होगा, ऑलरेडी पिछली कक्षा में जो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप्स कॉन्सेप्ट में ज़्यादा हमने फोकस किया था क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। इसमें हमारा फोकस जो रहेगा क्लास और ऑब्जेक्ट के आगे हमारा इनहेरिटेंस, कैप्सुलेशन और कुछ डेटा हाइडिंग होंगे। उसमें कुछ एब्स्ट्रैक्शन हम डिफ़ाइन करेंगे। आप देख रहे होंगे ये हमारा जो करेंट स्लाइड आप यहाँ पे जो स्क्रीन पे है, वो वेन डायग्राम के अंतर्गत एक चीज़ डिफ़ाइन किया गया है, उप्स। उप्स मतलब उप्स के चारों ओर सारा उसमें इंक्लूडेड है। जो हमने क्लास ऑब्जेक्ट किया था, इसमें आपको एब्स्ट्रैक्शन भी मिलेगा, पॉलीमॉर्फिज्म भी मिलेगा, इनहेरिटेंस मिलेगा और क्लास ऑब्जेक्ट तो आपने देखा। तो सारे टॉपिक जो है, इसलिए ये पार्ट 2 है। जो जो आपका पार्ट 1 में नहीं था, हम इसमें इंक्लूड किए हैं और आपको एक एक करके आपको सारा जो है हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पहला हमारा टॉपिक है डेटा हाइडिंग। हाइड का मतलब आप जानते हैं छिपाना। यहाँ भी सेम टू सेम है। प्रोग्रामिंग लॉजिक में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, चाहे वो इंटीजर हमारा हो, चाहे डबल हो, आप जानते हैं C++ जब हम प्रोग्रामिंग जानेंगे उसमें आपको डबल भी आपको इंटीजर्स में मिलेंगे, कुछ फ्लोट टाइप डेटा मिलेंगे। तो डेटा टाइप डिफरेंट हो सकते हैं एज पर हमें जितना मेमोरी एलोकेशन चाहिए। उस डेटा में यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है हाइडिंग। पहले हम इसको पढ़ते हैं। डेटा हाइडिंग आल्सो नोन एज information hiding is a fundamental principle in object oriented programming OOPS that involves restricting access to the internal details of a class or object। देखिए, एक टर्म है रेस्ट्रिक्टिंग। रेस्ट्रिक्शन मतलब किसी चीज़ को वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर देना, वहाँ पे उसको समाप्त कर देना। मतलब वो चीज़ जो है कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता वहाँ से, वो स्टॉप हो जाती है तो चीज़ डेटा वहाँ पे ऑलरेडी है, बट आप उसको वहाँ से फेच नहीं कर सकते, उस डेटा को आप यूज नहीं कर सकते। ठीक, सेम टू सेम ये डेटा हाइडिंग का हमारा कंसेप्ट है। द प्राइमरी गोल ऑफ डेटा हाइडिंग इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी of an object's internal state and to prevent unauthorized or unintended modification from external code। अभी आपको हमने बताया कि जितने भी ऑथराइज्ड जो यूजर्स होंगे उसके लिए ही वो डिफ़ाइन होता है क्लास के अंतर्गत। अगर आप ऑथराइज्ड पर्सन यूज़र नहीं हैं तो आपके लिए वो डेटा हाइड वहाँ से रहेगा, मतलब आपको वो नहीं दिखेगा। कोई जानबूझकर उस डेटा कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। जो ऑथराइज्ड पर्सन होगा वही कर सकता है, न ही उसको मॉडिफिकेशन कर सकता है और न ही किसी भी एक्सटर्नल सोर्स या कोई प्रोग्रामिंग लॉजिकली आइदर वो स्ट्रक्चर हो या प्रोसीजरल हो कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा डेटा हाइडिंग का सेंस है। इस डेटा हाइडिंग में ही इंक्लूडेड हमारा अगला स्लाइड है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्लाइड में आया डेटा इनकैप्सुलेशन। देखिए, हाइडिंग ये ज़रूरी नहीं है कि डेटा वहाँ पे नहीं है, हमसे छुपा लिया गया। डेटा वहाँ पे है, बट एक प्राइवेट मोड में हो सकता है, एक पब्लिकली मोड में हो सकता है। वो आपको नहीं दिख रहा है, हो सकता है दूसरे क्लास में वो ऑलरेडी पब्लिकली डिफाइन हो और उस क्लास को वो डेटा दिख सकता है, वो व्यू कर सकता है, वो मॉडिफाई कर सकता है उसको। वो ऑथराइज्ड पर्सन यूज़र हो सकता है, वो इंटेंशनली अगर चाहे किसी सोर्स कोड को दूसरे प्रोग्रामिंग से कनेक्ट करना वो कर सकता है, क्योंकि वो ऑथराइज यूजर एक्सेस है, उसका क्लास जो है पब्लिक द्वारा डिफाइन किया गया। अब ये चीज़ जो है वो हाइडिंग से लेकर ऑथराइज पर्सन से लेकर अनऑथराइज पर्सन से, ये सारा चीज़ जो हाइडिंग का पार्ट है
इसमें इनकैप्सुलेशन भी छुपा हुआ है उस हाइडिंग टर्म्स के साथ। इनकैप्सुलेशन कहने का मतलब जो हमने अभी आपको बताया, प्राइवेट और पब्लिक, मतलब एक डेटा अगर एक जगह पब्लिकली डिफाइन है और वही डेटा एक जगह प्राइवेट मोड में डिफाइन है, तो इनकैप्सुलेशन के माध्यम से अगर कोई लेट्स से जैसे इंटीजर हमने एक ए को डिफाइन किया और ए इक्वल टू हमने लिया 5 और फिर हम एक डिफाइन करते हैं इंटीजर बी इक्वल टू 6। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर हमने इंटीजर के पहले प्राइवेट लगा दिया, मतलब प्राइवेट ए को हम इंटीजर ए को हमने 5 डिफाइन किया यहाँ पे और ए को हमने पब्लिकली डिफाइन किया b इक्वल टू 6। अब आप देख रहे हैं एक डेटा तो 5 है जो ऑलरेडी प्राइवेट मोड में डिफाइन है और दूसरा डेटा 6 है जो ऑलरेडी पब्लिकली में डिफाइन है। अब एक ऐसा हम क्लास डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम इंटीजर a को कॉल कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि अगर क्लास में a ऑलरेडी प्राइवेट लगा हुआ है पहले से, तो अगर हम इंटीजर a फिर से दूसरे क्लास में डिफाइन कर रहे हैं तो वो डेटा a इक्वल टू 5 वहाँ पे नहीं आएगा, हम उसको फेच नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो प्राइवेट लगा हुआ है इंटीजर के पहले। अगर वही चीज़ हमने b लिया था 6 और b के पहले हमने उस इंटीजर को डिफाइन किया था पब्लिक, अब अगर किसी दूसरे या तीसरे क्लास में अगर हम इंटीजर b वहाँ पे अगर फेच कर रहे हैं उस डेटा को, तो आपको ऑलरेडी पता है हमने इंटीजर के पहले पब्लिक डिफाइन किया है, तो हम जो डिफाइन होगा b इक्वल टू 6 हम चाहे तो किसी दूसरे क्लास में उसको कॉल कर सकते हैं। वाई? बिकॉज वहाँ पे डिफरेंसेस दो ही चीज़ की हुई, एक प्राइवेट डिफाइन था और एक पब्लिक डिफाइन था, और ये होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन के तहत आप डिफरेंट क्लास को डिज़ाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चराइज्ड कर सकते हैं और किसी भी डेटा को, किसी भी क्लास को एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर 5 क्लास का, मान लीजिए आपने 6 क्लास डिज़ाइन किया है, 5 क्लास का प्रॉपर्टी जो है 6 में आप उसको फेच करके ला सकते हैं। तभी ला सकते हैं जब आप पब्लिक डिफाइन करेंगे। अगर पब्लिक डिफाइन नहीं रहेगा, प्राइवेट मोड रहेगा या फिर कहीं कहीं प्रोटेक्टेड हम यूज करते हैं। आपको नेक्स्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमारा कुछ सेंस आएगा हमारे नेक्स्ट क्लासेस में, आप देखेंगे कुछ प्रोटेक्टेड आपको मिलेंगे। तो एक तो प्राइवेट हम डिफाइन करते हैं, एक पब्लिक, और कभी कभी क्या होता है किसी स्पेसिफिक 2 या 3 क्लास के लिए हम प्रोटेक्ट मोड में डेटा को रखते हैं, तो वो वही 2-3 क्लास को दिखेगा, बाकी किसी को नहीं दिखेगा। प्राइवेट हम किसी स्पेसिफिक क्लास इंडिविजुअली कर सकते हैं, पब्लिकली हम एक से ज़्यादा क्लास को डिस्प्ले करने के लिए कर सकते हैं। और ये जितने भी प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड डेटा मोड है, सारा पार्ट किसका है? तो डेटा इनकैप्सुलेशन को हमने यहाँ डिफाइन किया है। डेटा इनकैप्सुलेशन इन द इज़ द बंडलिंग ऑफ डेटा एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स भी हमने बताया था RDBMS के तहत। एट्रीब्यूट्स क्या है? हमारा जैसे टेबल कोई डिफाइन है, हमने पिछली कक्षा में बताया था कि कार के तहत कुछ उसका मॉडल होंगे, कुछ डिज़ाइन होंगे, जैसे कलर होंगे, उसका ब्रांड होगा। तो कार जो हमारा हुआ वो अगर किसी एक पर्सन का अगर कोई और मॉडल का कार है, दूसरे पर्सन का कोई और मॉडल का कार है, तो पर्सन 1 को हम टेबल डिफाइन करते हैं, उसको हम एंटिटी बोलते हैं। पर्सन 2 को भी हम दूसरे एंटिटी में डिफाइन करेंगे, उसको भी हम टेबल बोल सकते हैं। और एट्रीब्यूट जो हमारा मॉडल, ब्रांड वगैरह था, वो सभी एट्रीब्यूट के तहत आता है। दैट ऑपरेट ऑन द डेटा इनटू ए सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट कहने का मतलब स्पेसिफिक क्लास, स्पेसिफिक एंटिटी, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट कॉल्ड ए क्लास। क्लास ऑलरेडी डिफाइन किया था। दिस प्रोसेस हाइड्स द इंटरनल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड इज अचीव्ड बाय रेस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू द डेटा। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया आउटसाइड। आउटसाइड वर्ल्ड कहने का मतलब एक क्लास से बाहर। डेटा जहाँ डिफाइन होगा, जिस क्लास में डिफाइन होगा, उसी मोड में डेटा का प्रोटेक्शन भी होगा। प्रोटेक्शन आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस क्वालिटी में रखते हैं, आइदर प्राइवेट या पब्लिक। थ्रू द एक्सेस स्पेसिफायर लाइक प्राइवेट।
देखिए यहाँ पे भी प्राइवेट डिफाइन किया है। एक्सेस स्पेसिफायर वही होता है जो आपको हमने प्रोटेक्शन के लिए बताया था, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड सभी को हम एक्सेस स्पेसिफायर या फिर मॉडिफायर्स भी बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आप देखेंगे उसमें डेटा इनकैप्सुलेशन का कुछ फ्रेमवर्क है, इसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखेंगे इसमें कंट्रोल्ड एक्सेस द डेटा इज देन प्रोवाइडेड थ्रू द पब्लिक मेथड्स सच एज गेटर्स एंड सेटर्स विच हेल्प्स मेंटेन डेटा इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी। देखिए यहाँ पे 2-3 टर्म बहुत अच्छे आए हैं। आप क्लास 11 तक आप पढ़े होंगे और क्लास 12 में भी आगे आपको हम जब एसक्यूएल का क्लास लेंगे उसमें आपको हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये जो इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी जो यहाँ पे वर्ड आया, इवन गेटर्स और सेटर्स आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली है क्या। आपको पता होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जब रिलेट्स करते हैं एक डेटा को दूसरे डेटा से, जब हमारा RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जब फ्रेमवर्क डिज़ाइन होता है, वहाँ पे हम कुछ की का यूटिलाइज़ करते हैं। की कहने का मतलब कुछ प्राइमरी की होते हैं, कुछ आपका फॉरेन की होते हैं, कुछ हमारा सुपर की होते हैं। ये जो की है एक डेटा को दूसरे डेटा से यूनिकली डिफाइन करता है। जैसे आप जहाँ पढ़ते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आपके क्लास में रोल नंबर को प्राइमरी की हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब कहिएगा कैसे? तो अगर क्लास 12 में आप किसी सेक्शन में आप पढ़ रहे हैं, लेट से आप सेक्शन ए में पढ़ रहे हैं, तो सेक्शन ए में रोल नंबर 1 का कोई एक ही स्टूडेंट होगा, रोल नंबर 2 का कोई एक ही स्टूडेंट होगा। तो ये जो रोल नंबर 1, 2, 3 ये सारा चीज़ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी की। और प्राइमरी की किसी एक टेबल को हमने एंटिटी के द्वारा भी डिफ़ाइन किया है, उसको ऑब्जेक्ट के द्वारा भी डिफ़ाइन किया है। तो एक टेबल में, एक एंटिटी में एक ही एट्रीब्यूट को प्राइमरी की माना जाएगा। एट्रीब्यूट कहने का मतलब उस क्लास में रोल नंबर भी होगा, कॉलम में फर्स्ट हेडिंग, स्टूडेंट नेम भी होगा, स्टूडेंट फादर्स नेम भी होगा, स्टूडेंट मदर्स नेम भी होगा, और उसका सेक्शन वगैरह जो भी आप चाहे तो और भी एट्रीब्यूट ले सकते हैं। बट उसमें रोल नंबर यूनिकली डिफाइंड होता है, इसलिए रोल नंबर को हम चाहे तो RDBMS के तहत SQL में स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जब रिलेशन आप करेंगे तो हम प्राइमरी की डिफ़ाइन कर सकते हैं। और प्राइमरी की को बोलते हैं, वही हमारा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी पर्पज़ से हमारा प्राइमरी की जो होता है उसको इम्पोर्टेंसी दी गई है, क्योंकि प्राइमरी की किसी एक एट्रीब्यूट में केवल एक ही होगा, उसका जो भी सिक्योरिटी रहता है वो काफ़ी हाई पावर का हमारा होता है। इसलिए हमेशा याद रखें जब इनकैप्सुलेशन करेंगे तो हर क्लास में हम उस एंटिटी के अंतर्गत कुछ सिक्योरिटी, जिसको हम डेटा इंटीग्रिटी बोल सकते हैं, वो सारा चीज़ हम मैनिपुलेशन के ज़रिए कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हम आपको डिफ़ाइन करेंगे कुछ फ्रेमवर्क से रिलेटेड हमारा है इनकैप्सुलेशन का ही पार्ट। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस स्लाइड में। देखिए आप देख रहे हैं डेटा इनकैप्सुलेशन हमने डायग्राम के ज़रिए इसको डिफ़ाइन किया है। देखिए यहाँ पे भी हमने 3 डेटा लिया है। ये वेन डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप, चूँकि ये मैथमेटिकल टर्म है ये वेन डायग्राम, इसके ज़रिए आप इमेज के माध्यम से क्विकली जो है इसको माइंड में आप सेट कर सकते हैं। आप देखेंगे, देखिए वेन डायग्राम में हमने लिया प्राइवेट डेटा, और प्राइवेट डेटा जो है एक सर्कल के रूप में डिफाइन किस में है, तो प्रोटेक्टेड के अंदर। मतलब पहले एक बड़ा हमने डिज़ाइन किया सर्कल और उस सर्कल को मान लिया पब्लिक। अब उस पब्लिक में एक छोटा सा और सर्कल हमने डिज़ाइन कर दिया और उस सर्कल को प्रोटेक्टेड हमने डिफ़ाइन कर दिया, और फिर उसी प्रोटेक्टेड के अंदर हमने डिफ़ाइन कर दिया एक छोटा सा और सर्कल लिया और प्राइवेट डेटा। अब देखिए प्राइवेट डेटा जब भी वहाँ पे है तो कोई स्पेसिफिक टास्क, एक क्लास है उसका हमने छोटा के रूप में निर्धारित किया है, सबसे आप देखेंगे नीचे तो एक ही क्लास के लिए यूज हुआ। प्रोटेक्टेड आप देखेंगे कुछ बड़ा डिफाइन किया है, क्योंकि अगर प्रोटेक्टेड डेटा है तो हमने पिछली भी स्लाइड में आपको हमने डिफाइन किया था
कि 2 या 3 क्लासेस के लिए हम प्रोटेक्टेड ले सकते हैं, प्राइवेट किसी एक क्लास के लिए डिफ़ाइन कर सकते हैं और पब्लिक बहुत सारे क्लास के लिए हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स प्राइवेट डेटा जो है हमारा वो छोटा हुआ, हमने छोटा सर्कल के रूप में डिफ़ाइन किया है। प्रोटेक्टेड उससे थोड़ा बड़ा हुआ, हमने उससे थोड़ा बड़ा के रूप में डिफ़ाइन किया है एज ए सर्कल। और तीसरा पब्लिकली, चूँकि पब्लिक तो कोई भी क्लास में वो कॉल किया जा सकता है, तो पूरे इंटायर जो हमारा ये सर्कल है, इंटायर जो हमारा क्लासेस डिफाइन होगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हमारा पब्लिकली ही डिफाइन रहता है। हमने 3 अलग अलग उसका एक्सप्लेनेशन भी किया है। जैसे पब्लिक जो है आप देखेंगे उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, एक्सेसिबल टू आउटसाइड द वर्ल्ड। सेम चीज़ एक क्लास के बाहर भी पब्लिक डेटा को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकेंड आप देखेंगे प्रोटेक्टेड, हमने डिफाइन किया है एक्सेसिबल टू डेराइव्ड क्लास। डेराइव्ड वही जो आप देखे थे पिछली कक्षा में, हमने क्लास और ऑब्जेक्ट ये सभी चीज़ डिफाइन किए थे। तो क्लास को हमने सुपर क्लास भी माना था और उसके नीचे सब क्लास माना था, ठीक ना। सब क्लास करने का मतलब कुछ डेटा जो है सुपर क्लास से डिफाइन होते हैं और सुपर क्लास को पेरेंट क्लास भी बोलते हैं। और सब क्लास में हमने यहाँ पे डिफाइन किया एक्सेसिबल टू डेराइव्ड क्लास। डेराइव्ड क्लास करने का मतलब एक क्लास से दूसरा क्लास, तो जो दूसरा क्लास होगा पहले क्लास से थोड़ा डेटा चाहे तो वो ले सकता है अगर डेटा प्रोटेक्टेड या पब्लिकली है तो। वही हमने डिफाइन किया एक्सेसिबल टू डेराइव्ड क्लास। थर्ड प्राइवेट डेटा, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन हमने किया है, नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड, कि ये वर्ड में ही छुपा हुआ है कि ये एक्सेसिबल आउटसाइड आप नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट है, किसी खास स्पेसिफिक क्लास के अंदर ही डिफाइन होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हमारा डेटा इनकैप्सुलेशन पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा है पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म का भी अहम योगदान है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, खासकर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो भी लैंग्वेजेस होता है। पॉली मतलब होता है एक से ज़्यादा, मतलब बहुत सारे बोल सकते हैं। मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म के रूप में, मतलब अगर सेम फॉर्म में अगर एक से ज़्यादा चीज़ के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है वो फॉर्म, तो हम उसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। एक कंसेप्ट और है, आप जानते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक डेटा हमारा 5 है और दूसरा डेटा 6 है, हम 5 और 6 को जोड़ते हैं तो 11 हमारे पास आता है। तो जो 11 है, जो 11 हमारा पार्ट है, वो तो एडिशन किया गया मैथमेटिकल टर्म में। अगर वही जोड़ जो आप देख रहे हैं, प्लस जिसको एडिशन आप बोले या हिंदी में उसको जोड़ जो बोलते हैं आप, चूँकि वो इंटीजर डेटा को 5 और 6 को डिफाइन करके जोड़ा गया है। अगर इंटीजर न हो के अगर वो स्ट्रिंग में डिफाइन करे, स्ट्रिंग कहने का मतलब अगर ए और बी दो अलग अलग स्ट्रिंग है और उसको स्ट्रिंग डेटा टाइप में अगर हम जोड़ते हैं तो वो जोड़ कर ए बी आ जाएगा। मतलब ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 6, तो वो साथ में जुड़ जाएगा और टोटल ए प्लस बी आपको पता चलेगा 5 6 लिख रहा है, मतलब 56। तो क्या 56 लॉजिकली सही है मैथमेटिकल वे में? नहीं। तो वहाँ वो जो प्रोग्रामिंग किया गया वो तो सही है, आपका कंसेप्ट गलत है। आप कहेंगे कैसे? अभी हमने डिफाइन किया, चीज़ें वही है, फॉर्म वही है, लेकिन उसका अलग अलग जगह यूटिलाइज किया गया है। जैसे ऑपरेटर प्लस भी है बट वो इंटीजर डेटा टाइप के लिए, और ऑपरेटर प्लस है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए। जब स्ट्रिंग डेटा टाइप आता है तो दोनों आपस में जुड़ जाता है। मतलब जैसे किसी का नाम है, हमने लिया ए बराबर राम हमने लिख दिया RAM और बी बराबर लिख दिया हमने कुमार, तो पता चलेगा स्ट्रिंग ए और बी को जोड़ रहे हैं तो पता चलेगा राम कुमार आ गया। अब कहेंगे ये कैसे आ गया? तो डेटा टाइप क्या है हमारा? स्ट्रिंग। ठीक, तो स्ट्रिंग करने का मतलब आपस में वो स्थान उसका वही है, केवल सिमट कर वो जुड़ जाता है। और इंटीजर करने का मतलब वो मैथमेटिकल टर्म में आपको जोड़कर रिजल्ट देता है। ठीक, इसमें आप देखेंगे जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉलीमॉर्फिज्म को बेसिकली 2 टाइप में डिफाइन किया गया है। एक को बोलते हैं ओवरलोडिंग का सेंस और एक को बोलते हैं ओवरराइडिंग का सेंस। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग करने, ओवरराइडिंग आप जानते हैं, ओवरराइडिंग करने का मतलब डेटा जो है लैप्स हो जा रहा है सेम डेटा पे। कभी कभी क्या होता है, अगर आप स्ट्रिंग डिफाइन नहीं किए, इंटीजर डिफाइन नहीं किए है, तो कभी कभी जोड़ के पता चलेगा ए प्लस बी आपका 5 6 है तो 11 दे दिया। कभी कभी पता चलेगा 5 6 एक साथ चिपक के रह गया
जिसको हम 56 भी बोल सकते हैं, दैट इज़ लॉजिकली इनकरेक्ट। ठीक, तो बेसिकली प्रोग्रामिंग में आप इस चीज़ को देखेंगे, हमने यहाँ थोड़ा डिफाइन किया है कि पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल दैट अलाउज अ सिंगल इंटरफेस टू रिप्रेजेंट मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ डेटा टाइप्स। अभी हमने बोला रिप्रेजेंट मल्टीपल फॉर्म्स, हमने अभी डिफाइन किया था कि कितने सारे फॉर्म होंगे, एक से ज़्यादा भी डेटा ऑपरेटर वहाँ पे डिफाइन हो सकते हैं। इनेबलिंग ऑब्जेक्ट्स of different classes to be treated as objects of a common super class। सुपर क्लास आपको हमने बताया था, मतलब अगर कोई फॉर्म यूटिलाइज करते हैं सुपर क्लास में भी डिफाइन रहता है, हमारा सब क्लास में भी डिफाइन रहता है, और उसके नीचे चाहे तो हम डेराइव्ड क्लास ले सकते हैं। मतलब एक लेवल बना हुआ है, आप पढ़े हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में भी पढ़े थे, एक से ज़्यादा हम डेटा टाइप को क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा क्लास होगा उतने सारे लेवल बनेंगे, उतने सारे मल्टीपल हम क्लास को डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम सुपर क्लास, सब क्लास या डिराइव्ड क्लास बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म का कुछ डायग्राम और इसके करेक्टरिस्टिक के जरिए हम थोड़ा इसको डिफाइन करेंगे। दिस मेनी फॉर्म्स कंसेप्ट इज अचीव थ्रू मेथड्स लाइक मेथड ओवरलोडिंग। देखिए अभी हमने आपको डिफाइन किया था ओवरलोडिंग का। सेम मेथड नेम डिफरेंट पैरामीटर्स, मतलब नाम सेम है वहाँ पे प्लस ही, लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स। अगर स्ट्रिंग दे तो जोड़ के आपस में वो चिपक जाएगा, और अगर इंटीजर दे तो वो जोड़ के आपको मैथमेटिकल रिजल्ट देगा। एंड मेथड ओवरराइडिंग ए सब क्लास रीडिफाइंस ए पेरेंट क्लास मेथड। कभी कभी क्या होता है कि सुपर क्लास में जो डेटा आपने डिफाइन किया है ना, कभी कभी डेराइव्ड क्लास जो होता है, डेराइव्ड क्लास करने का मतलब जो आपका सब क्लास रहता है, सेम डेटा टाइप हम डिफाइन कर देते हैं, जबकि वो ज़रूरी नहीं होता। कहने का मतलब ये, अगर एक ही डेटा आपके पेरेंट क्लास में भी है और सब क्लास में भी है, तो ऑपरेटर वहाँ पे ओवरराइडिंग हो जाता है। उसको वहाँ पे समझ में ही नहीं आएगा जब कंपाइल करेगा कि पहले वाले क्लास को हम कॉल करें या जहाँ है वहाँ, मतलब सुपर क्लास को कॉल करें या सब क्लास को, क्योंकि दोनों जगह आपने डिफाइन कर दिया, जबकि करना चाहिए था केवल ऊपर वाले सुपर क्लास में। तो इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग का सेंस। पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी एंड एडाप्टेबिलिटी इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। देखिए 3 वर्ड यहाँ पे काफ़ी फीचराइज्ड किए गए हैं, एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक रीयूजेबिलिटी एंड एडाप्टेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीयूजेबिलिटी आप जानते हैं, वही एक डेटा जो भी डिफाइन किए हैं हम अलग अलग सेम चीज़ को कॉल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है सोर्स कोड में। हमारा प्रोग्राम जो है ज़्यादा लाइन, ज़्यादा लेंथी नहीं बनेगा, हमें उसमें बग्स जो भी होंगे वो खोजने में हमें आसानी होगी। जब कंपाइल करेंगे तो हमारा रन टाइम में एरर नहीं आएगा। रन टाइम एरर करने का मतलब कभी कभी क्या होता है, पता चलता है सोर्स कोड हमारा एकदम एग्जैक्ट जो है सही है, कोई बग्स नहीं है, लेकिन जब प्रोग्राम रन करता है उस समय बग्स आ जाता है। बग्स पॉलीमॉर्फिज्म के कारण भी आ सकता है, इसलिए आ सकता है क्योंकि वही चीज़ हमने अभी डिफ़ाइन किया कि सुपर क्लास सब क्लास में सेम डेटा 2 जगह डिफ़ाइन है, तो कभी कभी रन टाइम में कन्फ्यूज़न की स्थिति होती है, उसको रन टाइम एरर भी बोलते हैं। जो आप देखेंगे प्रोग्रामिंग लॉजिक में, जब हम पॉलीमॉर्फिज्म का कुछ प्रोग्राम वहाँ पे आपको दिखाएंगे, पता चलेगा सेम ऑपरेटर जो है 2 जगह डिफ़ाइन हो गया, कैसे जो है रन टाइम एरर जो है आ रहा है। चलते हैं इस पॉलीमॉर्फिज्म को आगे बढ़ाते हैं, इसका डायग्राम हम देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिफाइन करते हैं। स्लाइड में आप देखेंगे हमने टाइप्स और डायग्राम इसको लिया है। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, देखिए अभी हमने बोला था रन टाइम एरर। देखिए एक तो कंपाइल टाइम होता है और एक रन टाइम होता है। कंपाइल आप जानते हैं, जब प्रोग्राम हमारा जो सोर्स कोड रहता है, जब आप उसको रन कराते हैं तो कोई आप में ऑलरेडी आपके सॉफ्टवेयर में कंपाइलर मौजूद होते हैं, वो आपके पूरे जो डेटा रहता है उसको रीड करता है कि वेदर उसमें कोई बग्स है या नहीं, अगर नहीं है तब वो रन करता है। तो एक कंपाइल टाइम हुआ और एक रन टाइम हुआ।
जितना टाइम जो है एकोमोडेट होता है उस प्रोग्राम को रीड करने में हम कंपाइल टाइम बोल सकते हैं। रन टाइम, जैसे ही कंपाइलर हमारा उस डेटा को करेक्ट वे में रीड करता है और कोई भी बग्स नहीं रहता है तो उसको रन कराता है। उस रन टाइम में हो सकता है अगर पॉलीमॉर्फिज्म का सेंस है, कहीं कहीं डेटा ओवरराइडिंग हो रहा है तो हो सकता है रन टाइम में एरर आ सकता है, अदरवाइज सिंपली अच्छी ढंग से आपका रन करेगा प्रोग्राम। इसमें कंपाइल टाइम में हमने डिफाइन किया है फंक्शन ओवरलोडिंग, एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देखिए ऑपरेटर अभी हमने प्लस आपको बताया था, एक स्ट्रिंग और इंटीजर में दो अलग अलग डिफाइन हो सकता है। एक मैथमेटिकल टर्म में जुड़ जाता है, मतलब जोड़ के रिजल्ट आता है, और एक जो है जैसे हमने राम और कुमार को अलग अलग लिया था, जोड़ के राम कुमार बन जाता है, वो स्ट्रिंग टाइप है। एक यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग आया। फंक्शन ओवरलोडिंग कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, जैसे सम का फंक्शन, जोड़ का फंक्शन। जब भी फंक्शन डिफाइन होता है तो दो जो है ब्रैकेट के अंदर हम डिफाइन करते हैं। तो मान लेते हैं सम एक फंक्शन है और एक सम है मैथमेटिकल जोड़ने के लिए और एक सम है स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। तो अगर हम ऑपरेटर को अलग अलग डिफाइन नहीं करेंगे तो पता चलेगा कि डेटा हमारा जो है फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया। मतलब नाम सेम है, तो जब नाम सेम रहेगा तो फिर वो जब काम करेगा उसका जोड़ने का तो पता चलेगा इंटीजर वाला कभी कभी स्ट्रिंग के साथ लैप्स हो गया और स्ट्रिंग वाला कभी कभी आपका इंटीजर के साथ लैप्स हो गया। तो इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। दूसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऑलरेडी हमने आपको डिफाइन किया है। जब रन टाइम में आए तो वर्चुअल फंक्शन होते हैं। देखिए कुछ चीज़ें जो होती है वो सोर्स कोड में नहीं रहता है, जब रन टाइम होता है तो आप देखेंगे स्क्रीन पे बहुत सारे डेटा जो है एक दूसरे को मैनिपुलेशन करते रहते हैं। मतलब रन टाइम में इतना, मतलब कहते हैं जस्ट इन कंपाइल इसको बोलते हैं। जस्ट इन कंपाइल करने का मतलब जब एक बार कंपाइलर रीड करके उसको रन कराता है तो आपको मतलब सेकंड भी नहीं लगता है, रिजल्ट सामने रहता है, बट कुछ डेटा जो है आपको मैनिपुलेशन वहाँ पे प्रक्रिया चलते रहेगी, और जिसको बोलते हैं वर्चुअल फंक्शन। मतलब कुछ फंक्शन ऐसे डिफाइन है जो आपको दिखेगा नहीं, बट सिस्टम का वो कंपाइलर का अपना रन टाइम कंपाइलेशन होता है जो सारा फंक्शन को रीड करके, सारे ऑपरेटर्स को रीड करके तब आपको रिज़ल्ट जो है आपके स्क्रीन पे शो करता है। ठीक, तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का सेंस रहा। चलते हैं नेक्स्ट, हम उसका कुछ और कंसेप्ट के बारे में नॉलेज लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में आप देखेंगे हमने लिखा है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज ए कोड कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग वेयर a new class derived or child class acquires the properties and methods of an existing class, base और parent class। ठीक है, पेरेंट क्लास को ही बेस क्लास बोल सकते हैं। बेस जो आप हिंदी में जानते हो आधार, मूलभूत, जहाँ पे संरचना स्टार्ट होती है, जो मेन होता है उसको हम पेरेंट क्लास या बेस क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। दिस अलाउज फॉर कोड रीयूज, एक्सटेंसिबिलिटी एंड द क्रिएशन ऑफ ए क्लास हायरार्की, मेकिंग इट ईजियर to build complex software by extending existing functionality rather than rewriting it। हमने बोला था इनहेरिटेंस में कोड रीयूजिबिलिटी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। कहेंगे रीयूजिबिलिटी क्या है, यहाँ पे एक टर्म आया रीराइटिंग। रीयूजिबिलिटी मतलब सेम कोड को न लिखकर हम केवल कॉल कर लेंगे किसी क्लास, नहीं तो हमें फिर से वही चीज़ राइट करना होगा। तो यहाँ पे रीराइटिंग जो है ये सेंस जो है बिल्कुल इनहेरिटेंस में हमारा ख़त्म हो जाता है, और ये जो है उप्स जो हमारा कंसेप्ट है उसमें काफ़ी इसका अहम रोल रहता है। ठीक, साथ ही साथ ये एक्सटेंडिंग करता है क्या, एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी को। केवल हमारा कोड जो है उसको रीराइट नहीं करना, मतलब हम ऑलरेडी वहाँ पे किसी दूसरे क्लास से ले आते हैं, बट फंक्शन को भी हम कॉल कर सकते हैं। फंक्शन सम का फंक्शन बनाए या फिर मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बनाए, या किसी डेटा को स्ट्रिंग के साथ जोड़ना है उसका फंक्शन बनाए, तो एक से ज़्यादा फंक्शन को हम इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, इनहेरिटेंस में यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इनहेरिटेंस का ही कुछ सेंस है हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, तो देखते हैं इस स्लाइड को। स्लाइड में आखिर कैसे ये वर्क करता है इसको हमने अच्छा से डिफाइन किया है। ए बेस क्लास और पेरेंट क्लास, जो हमने पिछले स्लाइड में बताया था कि बेस क्लास को पेरेंट क्लास बोल सकते हैं, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। डिफाइंस कॉमन एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, डेराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास। देखिए अगर बेस क्लास जो हमारा मूलभूत जो क्लास सबसे ऊपर डिफाइन किया है, अगर उसको पेरेंट क्लास बोलते हैं तो उसके नीचे जो आप सब क्लास बोलते हैं या फिर डेराइव्ड क्लास भी उसको बोल सकते हैं।
तो चूँकि पेरेंट बेस को बोले तो हम डेराइव्ड को चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं, क्योंकि जस्ट वो उसके नीचे उस क्लास को डिफाइन करते हैं। इनहेरिट्स दिस मेंबर्स फ्रॉम द बेस क्लास। देखिए चाइल्ड क्लास जो भी डेटा को एक्वायर करेगा कहाँ से लेगा, उसके ऊपर एक ही क्लास है जिसको हम बेस क्लास या पेरेंट क्लास के अंतर्गत डिफाइन किए। तो जो भी डेटा है मेंबर्स है, हम बेस क्लास से उसको इनहेरिट कर सकते हैं। इनहेरिट्स करने का मतलब वहाँ से हम डेटा को अपने क्लास के अंदर ला सकते हैं। द डेराइव्ड क्लास कैन देन एड इट्स ऑन यूनिक मेंबर्स और मॉडिफाई द इनहेरिटेड ओन्स। अब देखिए यहाँ पे भी दिया कि मॉडिफाई भी इसको कर सकते हैं, इस इनहेरिटेड डेटा को कैसे मॉडिफाई करेंगे। डेटा पब्लिक था, हम उसको पब्लिकली कॉल कर लिए और अपने क्लास में लाके उसको प्राइवेट डिफाइन कर दिए। होगा ये कि अब जो चाइल्ड क्लास में आपने प्राइवेट लगा दिया है, अब उस चाइल्ड क्लास से कोई दूसरा क्लास उस डेटा को नहीं लेगा, चूँकि ऑलरेडी हमने पब्लिक लेके प्राइवेट मोड में यहाँ पे उस डेटा को कर दिया। तो ये सेंस हुआ हमारा इनहेरिटेंस का कि कैसे ये वर्क करता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में देखिए हमने एक डायग्राम की तरह यहाँ डिफाइन किया। आप देखेंगे क्लास ए से डेटा को लिया गया क्लास बी में। एक क्लास ऊपर हमारा सुपर क्लास, नीचे हमारा सब क्लास, मतलब सिंगल क्लास डेटा को इनहेरिट्स किया एक क्लास। यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस के रूप में डिफाइन है। नेक्स्ट उसी में आप देखेंगे उसके आगे क्लास ए से क्लास बी में डेटा इनहेरिट्स हुआ और बी से सी में, तो एक लेवल बन गया 1 2 3, तो कहे इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसके बगल में आप देखेंगे, देखिएगा क्लास ए से 2 ट्री वे में खुल गया। ट्री स्ट्रक्चर आप जानते हैं, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री वगैरह आप 10 तक पढ़े होंगे, 11th में भी कुछ डिफाइन है। तो क्लास ए के जरिए क्लास बी और क्लास सी बना, मतलब 2 लेग यहाँ पे डिफाइन हो गया। तो जब किसी लेवल में न रहकर किसी अलग अलग लेग के रूप में डिफाइन हो जाए, हम उसको हायरार्किकल वे में कह सकते हैं, हायरार्की इनहेरिटेंस उसको डिफाइन कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे, अब देखिए ऊपर जो आप देख रहे हैं वो कह सकते हैं एक जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन करने का मतलब एक के ऊपर दूसरा तीसरा ऐसे करके लेवल बना हुआ है। स्पेशलाइजेशन में जब जाएंगे तो पता चलेगा, अगर इसको अपोजिट रिवर्स वर्सन में करें तो देखिए क्लास ए और बी 2 अलग अलग क्लास के डेटा को एक तीसरे में ला सकते हैं, मतलब जस्ट ऊपर वाले के ये अपोजिट है, तो इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। सेम आप उसके बगल में आप देखेंगे वहाँ पे हाइब्रिड क्या होता है, तो जब आप सिंगल इनहेरिटेंस को, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को, हायरार्किकल इनहेरिटेंस को और मल्टीपल इनहेरिटेंस को सबको कंबाइंड कर देंगे, तो हमारा एक रियल में जो डायग्राम डिफाइंड होगा, रियल में जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये हमारा रहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस डायग्राम। कहने का मतलब ये कि अभी तक पार्ट 1 पिछली आप कक्षा में हमने डिफ़ाइन किया था ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में। इसमें हमने डिफ़ाइन किया इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। जब सबको आप कंबाइंड यहाँ पे करते हैं पार्ट 1 और 2 को, तो पता चलेगा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग हमारा कंसेप्ट, जो मेथोडोलॉजी रहता है, इसको पूरे जो टर्मिनोलॉजी है हम एक में डिफ़ाइन करके इसको हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं और सेम चीज़ों को हम प्रोग्रामिंग में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग में चूँकि आपके क्लास में C++ को दिया गया है, तो ये सभी को यूटिलाइज करते हुए हम आपको C++ में ही कुछ इसका आपको सेंस जो है, कुछ आप माइंडसेट इसको थोड़ा अच्छा से गो थ्रू हो जाइएगा, ताकि जब भी इसका हम यूटिलाइज करें तो आपको रियल में ऊप्स कंसेप्ट का पता चल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।